बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Nazir CCLT. Our today's subject is accounting. It's unit number 1, exercise number 2, and lecture number 1C. जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो अकाउंट्स थे उनको स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह हम इन अकाउंट्स की जो है तफसील पढ़ कर इनको ख़त्म करेंगे। और सेकंड जो है वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी से स्टार्ट होगा। लाइबिलिटी से मुराद होता है जिम्मेदारी। आमतौर पे जिम्मेदारी से मुराद जो है वो आम जबान के अंदर जो है जो लेते हैं ये भी तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें और आम जिम्मेदारी में फ़र्क ये होता है क्योंकि ये बिजनेस की जिम्मेदारी होती है तो इसके अंदर फाइनेंस यानी कि पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लायबिलिटी। जो कारोबार की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो, किसी को आपने पे करना हो पैसे की सूरत में, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी की भी दो ही टाइप्स हैं, जिस तरह से कल एसेट्स की दो टाइप्स थी, करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की ये सारी इकसाम है। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। अकाउंट पेएबल, जिस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल होता है, जैसे उधार माल आपने बेचा, ठीक है, बाद में पैसे मिलेंगे आपको। अगर पहले ही मिल जाए, उसी वक्त मिल जाए तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर उधार में हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो क्रेडिट की सूरत में आप जो है वो अकाउंट रिसीवेबल बनाते हैं। इसी तरह से जब आप किसी से उधार माल खरीदते हैं, उसको आपने पे करना होता है, तो ये आप बनाते हैं अकाउंट पेएबल, खाता वाजिबुल अदा। इसको आपने अदा करना होता है। वही करंट होता है, देने होते हैं फौरन के फौरन। इसी तरह बिल या नोट्स पेएबल भी हो सकता है। जिस तरह से बिल या नोट्स रिसीवेबल था, इस तरह बिल्स या नोट्स पेएबल भी हो सकते हैं। जब आप लिख के बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ देंगे तो वो नोट्स या बिल पेएबल बनेगा। इसी तरह एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को अगर आप दे दें, कल हमने दिया था एसेट के अंदर तो वो एसेट हो गया था, ठीक है, एडवांस टू द सप्लायर। आज अगर हम ये इस तरह से पढ़ते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अगर आपने पहले ही पैसे ले लिए तो उस सूरत में ये आपकी लायबिलिटी होगी और आपको इसको पे करना होगा। अक्रूड इनकम और रेवेन्यू, जब इनकम जो है उसके साथ या रेवेन्यू के अकाउंट के साथ जो है अक्रूड लगा हो तब भी वो लायबिलिटी होती है। इसी तरह अगर वर्ड अनअर्न्ड लगा हुआ होगा, अभी नहीं कमाया, इनकम या रेवेन्यू के साथ, वो भी जो है करंट लायबिलिटी के अंदर शुमार होगी। बैंक लोन शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर, जो लोन बैंक से लिया जाता है उसको भी करंट लायबिलिटी के अंदर आप कंसीडर करते हैं क्योंकि उसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। इस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट असल में एक क्रेडिट की सहूलत होती है। अगर आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे कम मौजूद हों, जितने का आपने चेक जो है वो दिया है, प्रेजेंट किया है बैंक के अंदर पेमेंट के लिए, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो कारोबारी जो है वो हालात हैं और आपकी जो अकाउंट के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग जो सूरत हाल है वो लाखों और करोड़ों रुपए रोज़ के हिसाब से बनती है, तो उस सूरत में जो है बैंक होता है वो आपका जो चेक होता है इशू हुआ उसको ऑनर करता है, क्योंकि उसे पता ही होता है कि थोड़ी देर में जो है वो पैसे या इस डे के एंड तक जो है वो पैसे जो है वो आ जाएंगे। तो वो आपको बताता है, बैंक मैनेजर जो होता है ना, जो मालिक होगा, जिसका अकाउंट होगा, जिसका चेक उसके पास आया होगा पे करने के लिए, वो बताएगा कि आपके अकाउंट में इस वक्त इतने पैसे हैं, इतने पैसे कम है, लेकिन मैं इशू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा, वरना जो है वो आपने मुझे शाम में जो है जब बैंक क्लोजिंग होगी, क्योंकि बैंक्स जो है वो हमेशा रोज़ की रोज़ जो है वो अपना हिसाब जो है वो क्लोज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह वर्ड के साथ साथ। अगर ये चीज़ें आप लोग याद करते हैं तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी आगे चलने में। इसी तरह
कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ पेएबल या आउटस्टैंडिंग लगा हुआ हो उसको भी हम करंट लायबिलिटी के अंदर जो है वो शुमार करते हैं। इसके बाद नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाती है। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन आ जाएगा। बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म, बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर, जो 1 साल से ज़्यादा की बुनियाद के ऊपर आपने लिया होगा उसको जो है हम कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसी तरह मॉर्गेज, अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो, बैंक में आप जो है उसके कर्ज के बदले जो है अपनी प्रॉपर्टी के कागजात या सोना वगैरह रखवा दें कि बाद में इसको जो है वो हम ले लेंगे, फिलहाल आप हमें जो है वो लोन दे दें, तो उस सूरत में उस चीज़ को जो है वो मॉर्गेज या गिरवी रखवाना कहा जाता है। और मॉर्गेज जो होता है वो पेएबल ही होता है। इस तरह बॉन्ड्स या डिबेंचर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इवन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जब उन लोगों को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो उनके कम पड़ जाते हैं और उन लोगों को जो है वो पैसे जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो बॉन्ड्स या डिबेंचर की शक्ल में जो गवर्नमेंट होती है या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इदारे होते हैं, वो निकालते हैं कि ये बॉन्ड है, ये इतने का है, अगर आप हमसे ख़रीद लेंगे तो 5 साल बाद हम आपसे जो है वो इसको वापस भी ख़रीद लेंगे, और आप जैसे फ़र्ज़ करें अभी हम 100 रुपये का दे रहे हैं आपको, तो 5 साल बाद हम इसको जो है वो आपसे जो है वो 120 रुपये का जो है वो वापस ले लेंगे, और पर जो ईयर है उसके हिसाब से 5% आपको जो है वो इनकम भी देंगे। इस तरह से जो है वो बड़ी कसीर मिकदार में जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट्स और या फिर दूसरे इदारे जो है, कंपनीज वगैरह जो है वो जमा कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा लायबिलिटीज, डिस्काउंट ऑन बैंक बॉन्ड, जो डिस्काउंट होता है बॉन्ड्स के ऊपर, ये कॉन्ट्रा लायबिलिटी होती है। ये दोनों जगह, क्रेडिट और डेबिट दोनों जगह जा सकता है। सेकेंड ईयर के अंदर डिबेंचर पेएबल के क्वेश्चंस हैं बाकायदा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के क्वेश्चंस हैं, वो जब हम करेंगे तो हमें वहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर होती जाएंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। जब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी, एक चीज़ के बारे में क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहला उसके अंदर परचेजेस है। परचेज और परचेजेस में फ़र्क है। परचेज के मीनिंग होता है ख़रीदना, और परचेजेस जो है वो ख़ास तौर पर अकाउंटिंग का वर्ड है, वो माल जिसकी तिजारत हो रही हो, ठीक है। अगर जो है आपकी शॉप है कोई और आप जो है वो खेलों का सामान बेचते हैं, तो जो खेलों का सामान आप ख़रीद कर लाएंगे, जिसमें जो अगर क्रिकेट की बात करें तो बैट, बॉल, विकेट्स और जो बाकी चीज़ें हैं, तो आपका जो पैसे हैं वो बॉन्ड हुए हुए हैं किस शक्ल के अंदर, उस खेल का सामान जो लाए हैं खरीद के, ताकि उसको बेच के उसमें से फ़ायदा उठाया जाए। तो उस सूरत में जब आप खरीदते हैं उसको, तो उसको आप कहते हैं परचेजेस का नाम देते हैं अकाउंटिंग के अंदर। सैलरीज एक्सपेंस सुना होगा आपने, वेजेस एक्सपेंस। सैलरी और वेज में फ़र्क है। सैलरी मंथली होती है, वेज जो होती है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको उजरत है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक से आपने कर्ज लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर किराए की जगह है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस होगा। यूटिलिटीज एक्सपेंस के अंदर बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन वगैरह के जो बिल्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह कमीशन एक्सपेंस, तो काम आप ऐसा करते हैं जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो कमीशन देना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी को, तो उसको आप कमीशन एक्सपेंस कहेंगे। जो टूट फूट की मरम्मत के जो पैसे होते हैं वो आपको मिस्त्री को देना पड़ते हैं, तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंस हो सकता है। मशीनरी के अंदर भी हो सकता है, ये बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है। बैडेड एक्सपेंस, ना मिलने वाला उधार, ठीक है। बैडेड एक्सपेंस जो होता है, इसको एक्सपेंस यूं कहते हैं कि जब आपने माल उधार बेचा और वो वापस मिलने के अब आपको कोई चांसेस नहीं है पैसे उसके, तो आप उसका एक अकाउंट नाम बनाते हैं खास तौर पर, उसको बैडेड एक्सपेंस कहते हैं। और बैडेड एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस के अंदर आता है, और इसी का जो है वो एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनता है, अलाउंस फॉर बैडेड, जो कल मैंने करवाया था लास्ट में हमारा लेक्चर था उसके अंदर। इसके बाद एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। आप अपने जो बिजनेस होता है उस बिजनेस की जो इश्तेहारबाजी करते हैं नेट के ज़रिए,
केबल के जरिए, टीवी के जरिए वगैरह वगैरह। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस असासाजात की जो फरसूदगी होती है, एसेट्स जब डेप्रिसिएट होते हैं, चाहे आपका जो फर्नीचर है, फिक्सचर है, मशीनरी है आपकी, या आपकी बिल्डिंग है, उसकी जो वैल्यू होती है वक्त के साथ साथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू जितनी कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, इसी का कॉन्ट्रा जो एसेट अकाउंट था वो था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो लास्ट वाला हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था। इसी तरह गवर्नमेंट टैक्सेस है, गवर्नमेंट को जो टैक्स आपको पे करना होता है वो भी एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, ये तमाम के तमाम माल के सफरी खर्चात होते हैं। जब आपको माल उठा के लाना पड़ता है तो उस सूरत में आप लोगों को जो है वो पे करना पड़ता है। ये ट्रांसपोर्टेशन अमूमन जो है वो पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। कैरेज इन फ्रेट, कार्टेज जो है गधा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह का जो किराया होता है उसको कहते हैं। माल के सफरी खर्चात होते हैं। इसके अलावा हर वो वर्ड जिसके साथ यूज्ड, कंज्यूम्ड, एक्सपायर्ड वर्ड लगा होगा वो भी एक्सपेंस होगा। यही लाइन मैंने यहाँ लिख दी है, यूज्ड, कंज्यूम्ड, एक्सपायर्ड वर्ड होगा। ठीक है, एक्सपेंस की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने। खैर, एक्सपेंस की डेफिनेशन यही होगी जिस तरह लायबिलिटी की थी। जो फाइनेंशियल जो है वो ऑब्लिगेशन, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप खर्च करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है आपका बिजनेस के पर्पस के लिए, उसको आप जो है वो एक्सपेंसेस कहते हैं। इनकम या रेवेन्यू, दोज फाइनेंशियल गेन्स व्हिच आर, एक मिनट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। परचेजेस रिटर्न और परचेजेस डिस्काउंट, ये दो जो है वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। वैसे तो परचेजेस जो है वो क्या होता है, एक्सपेंस कंसीडर होता है, लेकिन जो है ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। तो ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस होने की वजह से जो है ये दोनों जगह पे जा सकते हैं। इनको अमूमन जो है वो एज एन इनकम जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये एक्सपेंस जो है ना कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, ठीक है। और इनकम, रेवेन्यू जो है, इनकम को रेवेन्यू भी कह सकते हैं। दोज फाइनेंशियल गेन्स व्हिच आर जनरेटेड ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के नतीजे में जो आपको गेन्स हासिल हो रहे होते हैं, फाइनेंशियल गेन्स, उनको जो है वो आप क्या कहते हैं, इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है सेल्स, माल तिजारत बेचकर हासिल होने वाला पैसा। यानी ये जो माल था आपने खरीदा था, परचेजेस, जब इसको बेचेंगे इसको नाम सेल्स का देंगे। सेल होता है बेचना, सेल्स जो है वो माल तिजारत बेचकर हासिल होने वाला पैसा, बिक्री भी कहते हैं इसको। कमीशन इनकम, रेंट इनकम, फी इनकम, रिपेयर, इंटरेस्ट इनकम, कंसल्टेशन फीस। कॉन्ट्रा इनकम जो होती हैं वो होती हैं सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, ये दोनों जो है वो जगह की जा सकती है, डेबिट क्रेडिट, इसीलिए जो है वो इनको कॉन्ट्रा इनकम या कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी बिजनेसमैन क्लेम ओवर बिजनेस, बिजनेसमैन का कारोबार पे जो दावा होता है उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। नंबर 5 है ये हमारा। और कैपिटल है इसके अंदर, जब पैसा कारोबार में लगाया जाए तो उसको कैपिटल कहते हैं। और कॉन्ट्रा जो इसका ओनर इक्विटी का होता है दैट इज ड्राइंग, जब पैसा कारोबार से निकाला जाए, इनके जब कैपिटल जो है वो माइनस हो रहा हो तो उसको हम ड्राइंग का नाम दे देते हैं। जब बिजनेस से पैसा लगाया जा रहा है कैपिटल है, जब निकाला जा रहा है तो वो ड्राइंग है। यही कैपिटल है, ये प्लस माइनस तो होता नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए जो है ये एक नया अकाउंट जनरेट करना पड़ा, जिसको जो है वो कैपिटल के बदले में ड्राइंग जो है वो कहा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ के इसके अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनको याद कर लेना। अगर आप याद करेंगे तो आगे की क्लासेस आपके लोगों के लिए बहुत आसान होंगी और आप लोग समझ लेंगे।
वरना फिर क्वेश्चंस जो है वो समझना और उनको करना जो है वो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये जितना कुछ पढ़ाया है इनकी एक्सरसाइजेज जो हैं उनके साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।